नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद। बच्चों एक बार फिर से मैं अमित कुमार, आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आप लोगों को कंप्लीट अकाउंट और इंग्लिश की क्लासेस कराई जा रही हैं, इतरी एकेडमी पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो नया चैप्टर था उसकी शुरुआत हमें करना था आज से, यानी कि अवकाश ग्रहण। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसके बारे में आज का ये वीडियो बना हुआ है। यानी कि कैसे क्वेश्चन 4 नंबर पे आएंगे, कैसे क्वेश्चन 3 नंबर पे आएंगे और कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, कहां से कैसे किस तरीके का आएगा। तो मैं इस यूनिट के बारे में अगर बात कर दूंगा तो निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने ये पूरी यूनिट पढ़ रखी है। काफी सारे बच्चे तो इसी टेंशन पे रहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि परीक्षा अध्ययन में या फलाना में तो 4 यूनिट या 3 यूनिट दिया हुआ है, किताब में 12 चैप्टर है, किसी इकोनॉमिक्स में 8 यूनिट दिया है, किताब में 22 या 25 चैप्टर है। बेटा देखो ऐसा है कि एक यूनिट में 2 से 3 चैप्टर होते हैं, एक यूनिट में 2 से 3 चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो यूनिट बाई यूनिट नहीं, आपको चैप्टर बाई चैप्टर ही याद करना पड़ेगा। हाँ, उस यूनिट से कितने नंबर आना है ये कंफर्म कर दिया गया है। उन्हीं में से आज हम लोग एक यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि साझेदारी फर्म का विघटन, अंश पूंजी के लेके और ऋण पत्र संबंधी लेके। कुछ मेरे बच्चे जो हैं तो काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर अमित सर रिप्लाई थोड़ा सा कम देते हैं, या एक दिन पूछो तो 2 दिन बाद सर का रिप्लाई आता है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आप उन लोगों से माफ़ी भी मांग लेना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको मैं बता दूं, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप समझ भी लीजिए। आप सब लोग जिस ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप में कम से कम 50-50 लोगों का या 55-55, 60-60 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है। इस तरीके के कम से कम नहीं तो 8 से 9-10 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें हमारी कंपटीशन से लेके 12th से लेकर के सारी क्लासेस बनी हुई हैं। बॉय की अलग और गर्ल की अलग हमारे यहाँ शेड्यूल बना हुआ है। कुल मिलाकर के मेरे व्हाट्सएप में कम से कम नहीं तो 500 से 1000 नंबर हैं जो इस व्हाट्सएप में, जिस व्हाट्सएप में आपको मैंने जोड़ा हुआ है। इस तरीके के अलग अलग मोबाइल हैं जिसमें 2-2, 3-3 व्हाट्सएप चलते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि यदि किसी का कॉल आ गया तो उसको रिसीव करके उसके बारे में उसको बता सकूं। ऊपर से आप लोगों को पीडीएफ सेंड करना, ये जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो को बनवाना, वीडियो को सेंड करवाना, कोई कमी ना होना, सब कुछ ये बेटा सारा काम हमें ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो रिप्लाई अगर नहीं आता है तो प्लीज आप समझ सकते हो, ठीक है। आप एक बंदे हो, अगर आपको घर में 5 लोग ने आपके ऊपर प्रेशराइज डालना शुरू किया तो आप 5 लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाते हो। तो मैं 5000 लोगों का रिप्लाई कैसे कर रहा हूं ये मुझे पता है। उसमें से भी 500 से 1000 बच्चे तो हर दिन मैसेज करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो काफी सारे बच्चों का तो मैसेज 2 दिन 3 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसका मैसेज रीड करूं और उसका रिप्लाई जरूर कर पाऊं। तो प्लीज कृपया करके, अगर मैसेज का रिप्लाई एक दिन में नहीं आ पाता है तो बार बार प्रेसाइज मत किया करिए कि सर आपने तो हमारे मैसेज का रिप्लाई किया ही नहीं है। वैसे भी सारी चीज़ों का रिप्लाई किया जाता है, अननेसेसरी बातों का रिप्लाई नहीं किया जाता है। या तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने पीडीएफ हमसे मांगी। अब जैसे आज ही पूरा दिन मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे ऋणपत्र संबंधी लेखों की पीडीएफ सेंड करना था, अभी जस्ट याद आ रहा है, ठीक है। थ्योरी की तो भेज दिया था, सवाल की पीडीएफ सेंड करना था। तो बेटा ऐसे ये थोड़ा सा दिमाग तो जो काम की चीज़ है तो कभी कभी भूल जाया करती है। तो अगर आपके रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ तो सो सॉरी बेटा, उसके लिए आप प्लीज़ अन्यथा मत लिया करिए कि सर रिप्लाई नहीं करते हैं। बेटा सर सबको पहचानते हैं, सर सबका नाम जानते हैं। सर सबका नाम जानने के बाद जब आप क्वेश्चन का आंसर भेजते हैं तो मैं देख लेता हूँ, अगर वो गलत होता तो मैं उसका रिप्लाई जरूर किया करता हूँ। समझ पा रहे हैं आप सभी इन बातों को? चलो ठीक है बच्चा, वैसे तो आज से हमें अवकाश ग्रहण चैप्टर के बारे में पढ़ना था, लेकिन आज बस और रुक जाइए, कल से हम लोग उसको शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को समझना जरूरी है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जो नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम होने वाला है। तो चलो ठीक है, अपन उसको थोड़ा सा 20-25-30 मिनट देखे ले रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो परेशान हैं कि सर जो आपने क्वेश्चन लिखा दिए हैं अब उनमें से क्या नहीं आएंगे, क्या पता नहीं क्यों ऐसा परेशान है, या उन्हें किस इडियट ने बता दिया है कि नहीं आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। समझ जाए। हाँ, इंग्लिश का थोड़ा सा इशू जरूर हुआ है, जिसके बारे में अजय सर ने आपको अवगत करा दिया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि पहले 4 नंबर के कम क्वेश्चन आते थे, अब इस बार ज्यादा आने वाले 8 से 10 क्वेश्चन, या जो भी है ऑब्जेक्टिव इस बार ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि सडनली चेंज किया हुआ है। तो प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है, मैंने अजय सर से बात कर ली है। अजय सर पूरा रिवीजन करवाएंगे, पूरी इंग्लिश बेटा पूरा कंप्लीट कराएंगे। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो सब कुछ कराई जाएंगी,
प्लीज़ अगर आपने इतना ट्रस्ट किया हुआ है तो आप ईमानदारी से मेहनत करिए। बेटा हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि दिन में हम लोग 2 क्लासेस जरूर दे पाए। क्या आपने कभी बोला है हमसे कि सर आप दोनों क्लासेस एक दिन में रखा करिए? अगर हम चाहते तो ये भी कर देते ना, एक दिन इंग्लिश की क्लास, एक दिन अकाउंट की, एक दिन इंग्लिश की, एक दिन अकाउंट की। भाई एक क्लास तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा सोचा कि दोनों क्लास हम लोग बच्चों को एक दिन में प्रोवाइड कराए, ताकि बच्चा अच्छे से सही समय पे कोर्स कंप्लीट हो और रिवीजन भी वो कर सके। हमेशा हमने सोचा अगर किसी दिन हमारी क्लास नहीं हो पाती है तो मैं खुद पर्सनली मुझे बुरा लगता है कि आखिरकार आज मैंने क्लास नहीं ले पाया। भले वो अब जैसे 6 बजे मेरा शेड्यूल इस समय कंपटीशन क्लास का रहता है, जैसे कि आप सबको पता है एनटीपीसी का पेपर भी है और उसका बैच भी हमारा चला करता है, तो दैट्स वाइज एमपी पुलिस का भी बैच चलता है, तो दैट्स वाइज थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल जरूर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्लासेस तो आपकी रेगुलर चल रही है बेटा, ठीक है। तो अगर कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप भी इतने समझदार हो, अगर आपका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ एक बार आप मैसेज करके छोड़ दिया करो, मैं जरूर उसका रिप्लाई जल्द ही आपको कर दिया करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में। आज की ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ब्लूप्रिंट की सारी चीजें समझ में आ सकें, ठीक है। देखो हमने आपको बताया था कि जैसे हमने एक यूनिट लिया, एक यूनिट लिया हमने, उस यूनिट में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है साझेदारी फर्मों का विघटन। अभी ध्यान से समझ लेना, और अगर किसी नालायक ने ना मेरे से इसके बाद पूछा कि सर ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन कर दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं खींच के थप्पड़ लगाऊंगा, ठीक है। पक्का 100% बता रहा हूं, लास्ट बार बता रहा हूं, ध्यान से समझो अभी, बाकी तो रिवीजन करवाऊंगा। अब एक बच्चा किसी ने बोला कि सर आपने जो ऑब्जेक्टिव भेजे हैं क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव मेरे खुद के नहीं है, वो बोर्ड से ही निकाल के मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, ठीक है। इतना याद रखना। तो क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे नहीं, दुनिया का कहीं से भी कुछ भी आएगा, आपसे बनेगा, इसकी गारंटी मैंने पहले भी ली थी और आज भी ले रहा हूं, गारंटी है बेटा, इस बात की कोई दिक्कत नहीं। तो साझेदारी फर्मों का विघटन, साझेदारी फर्मों का विघटन, साझेदारी फर्मों का विघटन, ठीक है, साझेदारी फर्मों का विघटन। दूसरी अगर बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा? बोले अंश पूंजी लेखे। दूसरी अगर बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा? बोले अंश पूंजी लेखे, अंश पूंजी लेखे, अंश पूंजी लेखे। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऋणपत्र संबंधी लेखे। हमने क्या पढ़ा? ऋणपत्र संबंधी लेखे, ऋणपत्र संबंधी लेखे, ऋणपत्र संबंधी लेखे। और अगर बात की जाए तो ये पूरी एक जाकर के एक यूनिट बनी, ये पूरी जाकर के एक यूनिट बनी, जहां से टोटल अगर बात की जाए तो 34 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है? 34 नंबर का आना है। इन तीनों चैप्टरों से मिलाकर के 34 नंबर का आएगा, इन तीनों चैप्टरों से मिलाकर के 34 नंबर का आएगा, जिसमें अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से 10 नंबर का आने वाला है, इस चैप्टर का 10 नंबर से आने वाला है, इस चैप्टर से 12 नंबर का आने वाला है, इस चैप्टर से 12 नंबर का आने वाला है, और अगर बात की जाए इस चैप्टर से तो इस चैप्टर से भी 12 नंबर का आने वाला है। इस चैप्टर से भी कितने नंबर का आने वाला है? 12 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 34 नंबर का आपका इन सभी चैप्टरों से मिलाकर के आने वाला है। और क्वेश्चन किस हिसाब से डिवाइड है मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सभी तीनों चैप्टरों से मिला के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो कितने आएंगे? बोले 10। तो कितने क्वेश्चन होंगे? 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न। 1 नंबर वाले कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। अब देखो 1 नंबर में ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव बस हो, 1 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक दे सकते हैं। 1 2 3 1 नंबर का आपका वो दे सकते हैं, एक शब्द में उत्तर। 1 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या 10 के 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेंगे? नहीं बेटा, उन 10 प्रश्नों में से आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और उसी ऑब्जेक्टिव में देखो वो जो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन और एक शब्दों में उत्तर, ट्रू फॉल्स, ये सब 1 नंबर पे आता है। समझ पा रहे हैं? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 10 के 10 टिक लगाने वाले आएंगे, तो भैया समझ ले तू, 10 के 10 टिक लगाने का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। अब उस ऑब्जेक्टिव में चूज द करेक्ट ऑप्शन भी होते हैं, यानी कि सही विकल्प चुनिए, सत्य सत्य भी होता है यानी ट्रू फॉल्स भी होता है, उसी में एक शब्द के उत्तर देने के लिए भी होता है, और उसी में आपका हुआ करता था जो आपने सबने बहुत अच्छे से तरीके से किया होगा मैच इट के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, तो वो सब मिलाकर के 10 ही प्रश्न आने वाले हैं यहां से, ठीक है। वो 1 1 नंबर के होंगे। अगर बात की जाए तो 3 नंबर के, अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना है नहीं, तो अपन को 2 नंबर की चीजों को कंफर्म कर दिया कि नहीं आना है। अब ये 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? बोले 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? बोले 4 प्रश्न होंगे। और अगर बात की जाए तो 4 नंबर का आएगा, और 4 नंबर का कितने प्रश्न होने वाले? बोले 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो इससे टोटल 10 नंबर हो गया, 1 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, तो 3 नंबर के 4 प्रश्न यानी कि 12 नंबर का हो गया, और इसे 4 नंबर का 3 प्रश्न यानी कि ये भी 12 नंबर हो गया। अब कुछ नालायक मेरे को बोल रहे थे, उनको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा,
तो बोल रहे थे कि सर ये 10 ऑब्जेक्टिव केवल और केवल साझेदारी फर्मों के विघटन से आएंगे, ये 12 नंबर के 3 प्रश्न केवल अंश पूंजी लेखे से आएंगे और ये 4 नंबर के केवल ऋण पत्र संबंधी लेखे से आएंगे। नालायक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों चैप्टरों से मिला करके 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब हो सकता है 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे हो, 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे हो, 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे हो, समझ पा रहे हो? तो 3, 6, 4 ऐसे करके 10 ऑब्जेक्टिव होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से 3 ऑब्जेक्टिव इसके हो सकते हैं, 3 इसके और 4 इसके हो सकते हैं। या तो हो सकता है 4 इसके हो, 3 इसके हो, 3 इसके हो, ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर के 10 ऑब्जेक्टिव ही आपको आएंगे। अगर बात की जाए 3 नंबर की, तो 3 नंबर के 4 प्रश्न आना है। अब 4 प्रश्नों में ये तो कंफर्म है कि यहां से 3 नंबर का प्रश्न जरूर होने वाला है। साझेदारी फर्मों के विघटन से 3 नंबर का प्रश्न जरूर होने वाला है। अब देखिए कितना कैसा हो सकता है, 1 प्रश्न भी हो सकता है, यहां से 2 प्रश्न भी हो सकता है। अब यहां से अगर 1 प्रश्न यहां से, तो 1 प्रश्न यहां से होगा, कंफर्म है। तो 3 नंबर के तो 4 ही आना है। तो अगर 2 प्रश्न वहीं से आ गए तो 1 प्रश्न यहां से आएगा, तो 4 प्रश्न तो इसके कंप्लीट हो गए। 3 नंबर का अमूमन ऐसा ही होता था पिछली बार से, लेकिन फिर भी मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं। हो सकता है 2 क्वेश्चन 3 नंबर के यहां से आए, 1 यहां से आ जाए, 1 यहां से आ जाए। तो ये भी आप चीजों को समझे रहो ध्यान से, समझ पा रहे हो? चलो ठीक। अच्छा, आगे की यदि बात की जाए तो क्या है, ध्यान से डिटेल से समझो इस बार, इन सारी बातों को ध्यान से समझो अभी, ठीक है? 4 नंबर की बात की जाए तो 3 प्रश्न आएंगे। 1 प्रश्न यहां से भी आ सकता है, यहां से भी, यहां से भी। अमूमन यहां से 2 और इनमें से किसी में से एक में 2 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है? 4 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आने के चांसेस कम होते हैं। इन्हीं दोनों चैप्टरों से आएंगे 3 प्रश्न। 2 यहां का आ सकता है, 1 यहां से, या 2 यहां से, या 1 यहां से। ज्यादातर चांस इसी का चांस है कि 4 नंबर का यहीं से आएगा और 1 4 नंबर का यहां से आएगा। तो ये चीजें इस तरीके के माहौल पे बटी हुई है। अब प्रश्न ये आता है कि सर जैसे कि क्वेश्चन आ गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें उसको लिखना कितने नंबरों में है? अब कुछ बच्चे तो यही बेवकूफ है, यह प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा? देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, जब आपने ये सारे चैप्टर पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मोस्टली, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात को ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कंपनी से आप क्या समझते हैं, ध्यान से चीजों को समझते जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं, अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं, अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं, अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया अति अभिधान से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया अति अभिधान से आप क्या समझते हैं, अति अभिधान से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि कंपनी की विशेषताएं बताइए, जैसे कि मैंने लिख दिया कंपनी की विशेषताएं बताइए, कंपनी की विशेषताएं बताइए, कंपनी की विशेषताएं बताइए, ठीक है? कंपनी की विशेषताएं बताइए, ठीक है? 5वां है अंश एवं स्कंध में अंतर बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मेरी नोट से मिलना हो तो आप देख लीजिएगा परीक्षा दिन से, वैसे होगा 101%। अंश एवं स्कंध में अंतर बताइए। मैंने समझाया भी होगा, अगर नहीं समझाया होगा तो मुझे मैसेज कर देना। अंश एवं स्कंध में अंतर बताइए, ठीक है? अंश एवं स्कंध में अंतर बताइए, ठीक है? और इसी में एक और इंपॉर्टेंट अंतर है, वो है अंश एवं समर्पण में अंतर बताइए। अंश हरण एवं अंश समर्पण में अंतर बताइए, ठीक है? ये नहीं करवाया होगा तो इसको अपन लिख लेंगे, ठीक है? अंश हरण एवं समर्पण में अंतर बताइए। कॉपी में हालांकि होगा अंश हरण एवं समर्पण में अंतर बताइए, ठीक है? अंश हरण एवं समर्पण में अंतर बताइए, में अंतर बताइए, में अंतर बताइए। बच्चा समर्पण का मतलब हुआ करता है, देखो हरण का मतलब तो आप सबको पता है। हरण का मतलब होता है कि जब कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है और यदि कोई अंशधारी कंपनी में बकाया हुआ राशि का भुगतान नहीं करता तो उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है नोटिस दे करके। लेकिन यदि कोई अंशधारी खुद से ये कहता है कि मैं आपके अंशों का निर्गमन का अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे अंशों को जब्त कर लीजिए, ये कहलाता है समर्पण। एक होता है घर आकर के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ले जाना और एक होता है सरेंडर कर देना, तो ये सरेंडर कहलाता है, समर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समर्पण। तो अंशों का हरण एवं समर्पण में अंतर की बात हो। अगर बात की जाए बच्चा इसी में कि ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, क्या बता दिया जाए? ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, 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 ठीक है? अगर इसी में बात कर दी जाए कि जो भी प्रकार है, जैसे कि आ जाएगा कि सिंपल से ध्यान से समझना इस बात को, परिवर्तन के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर
ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। को समझाइए। को समझाइए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं? अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशों के प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? अंशों के प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? और नीचे दिख रहा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशों के प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋण पत्रों के प्रीमियम तथा बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? ऋण पत्रों के प्रीमियम, ऋण पत्रों के प्रीमियम तथा बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? तथा बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश से आप क्या समझते हैं? लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ लिखवाया गया है। पूर्वाधिकार अंशों से आप क्या समझते हैं? ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है समता अंशों की विशेषताएं बताइए। समता अंशों की विशेषताएं बताइए। समता अंशों की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार बताइए। पूर्वाधिकारों अंशों के प्रकार बताइए। अंशों के प्रकार बताइए। मैं केवल अभी इन दो चैप्टरों की बात कर रहा हूं, बाकी सारा कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन ही अगर पूछे जाएंगे, जो कि पूछे ही जाएंगे इनमें से, वो पूछे जाएंगे 3 नंबर पे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 3 नंबर के। ये कोई भी क्वेश्चन आपको 4 नंबर का नहीं मिलने वाला, ये 3 नंबर के ही मिलने वाले हैं। जैसे कि कंपनी से आप क्या समझते हैं, अल्प विधान से आप क्या समझते हैं, अति विधान से आप क्या समझते हैं, कंपनी की विशेषताएं बताइए, अंश स्कंध में अंतर बताइए, अंश ऋण एवं समर्पण में अंतर बताइए, अंशों की प्रीमियम से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, ऋण पत्रों के प्रीमियम तथा बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे अपन लिख देते हैं, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। ये 3 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं 3 नंबर की बात कर रहा हूँ। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, अंशों के हरण से आप क्या, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं बेटा वो 3 नंबर पे आने वाले हैं, 3 नंबर पे आने वाले। अगर इस चैप्टर की बात कर लेंगे तो इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, साझेदारी के समापन से आप क्या समझते हैं, साझेदारी समापन की विधियों को बताइए, फर्म के समापन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, वसूली खाते से आप क्या समझते हैं, साझेदारी का समापन तथा फर्म के समापन में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है,
तो अगर बात की जाए बच्चा, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सारा आपको बच्चा कराया जा चुका है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें लिखना कैसे है। एक ये भी अच्छी बात है कि लिखना कितना है 3 नंबर में। तो बेटा ऐसा है कि 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है, हमें 4 से 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बनना होता है और आना वो 3 नंबर का है, तो लिखे पड़े 1, 2, 2.5 पेज, कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन 5 से 6 पेज से 5 से 6 लाइन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और यदि सपोज दैट बोल दिया कि अंशों की बीच से समता अंश की विशेषताएं बताइए, 3 नंबर में है तो बेटा आपको 3 ही विशेषताएं लिखना है। ठीक है, आपका मन है 4 लिख दो, 4 से ज्यादा नहीं लिखना। कुछ बच्चे हैं आ जाएगा कि मान लो अंश स्कंध में अंतर बताइए, ठीक है, तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 अंतर याद किए, बोले 3 नंबर में भले आप 5 अंतर लिख के आएंगे, साथ 5 नंबर मिले, वो बेवकूफ होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर चेक करने वाला वहां पे आपका वैल्यूएशन घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। कैसे घटाएगा, वो समझ जाएगा ये बेवकूफ लड़का है। इतना होशियार होता, टॉपर लड़का होता तो अगर 3 नंबर का पूछा गया तो 3 नंबर का उतने शब्दों में उसका आंसर देना चाहिए था जितने शब्दों में लिखा हुआ था। इसने तो ज्यादा शब्दों में आंसर दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं वहां पे आपका एक जो व्यक्तित्व है उसका कमी नजर आती है आपकी कॉपी में, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है। मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को सीरियसली वैसे लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, अगर चीजें आती हैं तो उनको 4 से 5 लाइन ज्यादा 3 नंबर पे नहीं लिखना है। अंतर आएगा, अगर मान लो आ गया अंशों को हरण एवं समर्पण में अंतर लिखिए, 3 नंबर में तो 3 अंतर लिखना है। बहुत मन है तो 4 लिख देना, 4 से ज्यादा मत लिखना। 5 तो लिखना ही नहीं है 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर के क्वेश्चन में अंतर आए विशेषताएं आए तो 3 नंबर से 3 से ज्यादा लिखना ही नहीं है। अगर लिखा तो एक, चलो मान लो 4 लिख दिया, 5 तो लिखना ही नहीं है। अगर आपने 5 लिखा तो वैल्यू आपकी घटने वाली बढ़ने वाली नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 5 6 लिख के आएंगे तो हो सकता है 3 से 4 नंबर मिले, नालायक नहीं तो 3 से 2 नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं लिखना है, जितना बोला जाता है उतना करना। हमको अपना खुद का ज्ञान नहीं लगाना। ये 10वीं नहीं, ये 12वीं है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये चीजें जो आने वाली हैं और भी बहुत सारी हैं, नॉर्मली मैंने आपको इतना लिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो सारा इसी तरीके से। अब ये सारे क्वेश्चन हैं जो कितने नंबर में आएंगे, 3 नंबर से आएंगे। अब इसी में से कोई ना कोई 4 क्वेश्चन होंगे। हालांकि इसी में से नहीं, अभी तो मैंने इस चैप्टर का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया उस चैप्टर के, और उस चैप्टर के मैंने आपको बता दिया कि 18 और भी हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24, लगभग 25 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे याद तो अभी नहीं आ रहे हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा भी लगभग 25 ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने इन तीनों चैप्टरों से मिला करके करवाए होंगे छोटे छोटे, और वो छोटे 3 नंबर के हिसाब से रहे होंगे, और मैंने उसी हिसाब से वहां पे लिखाया भी था। अब फर्क क्या था, पहले यही 2 नंबर का आता था तो इसी में 2 नंबर का मिला करता था। अब वही 3 नंबर में आएगा तो आपको 3 दिया जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको पहले कम लिखना होता था, 2 लाइन अभी बढ़ा के लिख देना है यार, समझ पा रहा है, इतना याद रखना। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर तू नहीं भी पूछता 3 दिन पहले तब भी आज मुझे इसको बताना ही था, ठीक है। तुमने पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तेरे पेट में तो पसने वाली बात थी नहीं। मैसेज डाले पहले सर जी बताइए, सर जी बताइए, सर जी बताइए। बेटा सर सारी मैसेज देखते हैं, रीड भी करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं समय पे, लेकिन आप अगर खुद सर की जगह होते ना बेटा तो आपको समझ में आता। हाँ मैं ये भी बोल देता हूँ कि मैं कल से डाल दूंगा, कल जैसे PDF डाल दूंगा, परसों डाल दूंगा, लेकिन बेटा भूल जाता है। आप समझिए मेरे ऊपर कितना जवार पड़ा है। मेरा खुद का भी अपनी तैयारी चलती है, मैं अपनी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ। आप लोग तो मेरे साथ 2 महीने के साथ ही हो ना, उसके बाद तो नहीं होगे, उसके बाद तो मुझे अपना ही देखना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जिस तरह मैंने आपको प्रेम जुलाई से किया उसी तरह प्रेम मैं आपको अभी भी करूंगा। कुछ जगह होता है ना बेटा, जैसे जैसे क्लासेस नजदीक होती जाती हैं तो आपसे पैसा उगाना चालू कर देते हैं, बाकी फिर आप जब TC कटाने जाओ या जो भी, जैसा आप सबको पता है कैसा व्यवहार हो जाता है, बात करने का बेटा तरीका बदल जाता है। हम हैसियत देखकर, औकात देख करके बात करने का तरीका बदल देते हैं बेटा। हम वो इंसान है। हमारे घर में एक गरीब नौकर आता है ना, उसको पानी के लिए नहीं पूछते। कोई बड़ा आदमी आता है तो 40 प्रकार की मिठाइयां खिलाते हैं। हम ऐसे किस्म के इंसान हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी समझदार हो, ऐसा नहीं है बेटा हम रिप्लाई नहीं देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और मुझे सबसे ज्यादा बुराई इसी बात का लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, या मैंने जो काम वो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन चूंकि ऐसी समस्याएं बेटा आन पड़ती हैं कि चीजें आप समझ सकते हैं, अगर आप समझ सकते हो तो। एक आदमी को झेल पाना बड़ी मुश्किल की बात है, मैं यहाँ इतने लोगों को झेल रहा हूँ। तो प्लीज अगर कभी लेट लतीफ हो जाता है तो, और वैसे भी पढ़ाई तो लेट लतीफ होती नहीं है, वीडियो तो डेली आता है, पढ़ाता तो डेली हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर भी देता हूँ। कभी कभार अगर नहीं दे पाए तो बेटा बाद में दे दूंगा, परेशान मत हो। अब वैसे भी आपके काम की सारी चीज यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। आपने अगर हमको दिया है तो ऐसा नहीं है बेटा कि 24 घंटा हम आपका रिप्लाई करते रहेंगे। मैं मोबाइल हाथ पे लिया रहूंगा, आज इसका एक दिन में अगर 1000 मैसेज आते हैं तो मैं 24 घंटा रिप्लाई करता रहूंगा बेटा। मैं क्लास कहाँ से लूंगा, मैं पढ़ूंगा कहाँ से, मैं पढ़ाऊंगा कहाँ से, आप भी समझ सकते हो। इसीलिए मैं सारी क्लास का डाउट यहीं पे खत्म कर देता हूँ। फिर भी
जो आपके डाउट्स हैं वो मैं लेकर के उसको जरूर बताया करूंगा। बिल्कुल आप मैसेज करिए, ऐसा नहीं है कि मैसेज मत करिए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं रिप्लाई कर पाता तो थोड़ा आप समझ भी सकते हैं कि पर्सनली एक के लिए तो मैं नहीं यहाँ पे आकर के कर सकता हूँ ना बेटा, आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो बाकी परेशान की जरूरत नहीं है, आपका रिप्लाई दिया जाता है, आपको भी पता है दिया जाता है। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर पे आने के लिए, ठीक है। अगर इसी में बात की जाए 4 नंबर में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ा दिया जाता है, जहां से वो क्वेश्चन कितने नंबर के बन जाते हैं, 4 नंबर के बन जाते हैं। कितने नंबर के बन जाते हैं, 4 नंबर के बन जाते हैं। कितने नंबर के बन जाते हैं, तो सर 4 नंबर के बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे सर 4 नंबर पे आ गए, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर में तो आना नहीं है, आपको पता है 5 नंबर में तो आना नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर में कैसे, अब देखो 4 नंबर पे जो आने वाले हैं, जैसे कि मान लो आ गया समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर। जैसे आ गया समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ठीक है। जैसे आ गया ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए, ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए, ठीक है। अच्छा, जैसे आ गया कंपनी की विशेषताओं को बताइए। सर वो 3 नंबर में भी था, 4 में भी आ सकता है, तो 5 विशेषताएं लिख देना। कंपनी की विशेषताएं बताइए, कंपनी की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, जैसे आ गया अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए, अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए, अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए, प्रक्रिया को समझाइए, समझाइए। अंशों के निर्गमन के समय, अंशों के निर्गमन के समय, अंशों के निर्गमन के समय, अंशों के निर्गमन के समय की जाने वाली प्रविष्टियों को समझाइए, अंशों के निर्गमन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियों को समझाइए, जर्नल प्रविष्टि को समझाइए। अंशों के निर्गमन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टि को समझाइए। ऋणपत्रों के निर्गमन के समय, ऋणपत्रों के निर्गमन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टि को समझाइए, जर्नल प्रविष्टि को समझाइए, जर्नल प्रविष्टि को समझाइए। जैसे क्वेश्चन आ सकता है अंश एवं ऋणपत्र में अंतर बताइए, अंश एवं ऋणपत्र में अंतर बताइए। क्वेश्चन आ सकता है अंशों के एकमुश्त भुगतान से आप क्या समझते हैं, अंशों के एकमुश्त भुगतान से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। 4 नंबर का ज्यादातर चांसेस है कि इन्हीं चैप्टरों से आएगा, ठीक है। फिर भी अगर अपन मान लेते हैं वहां से आ जाएगा, तो साझेदारी फर्म के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर बताइए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर के लायक, और भी हैं बहुत सारे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी है, सडनली मुझे नहीं याद आ रहा है, वैसे मोस्टली मैंने बता दिया। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि जो मैंने छोड़ दिया उसको आप मत याद करो, सर ने तो मोस्टली बता ही दिया। मैं आपको समझाना केवल ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन की टेक्निक्स कैसी आने वाली है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आने वाले हैं, लैंग्वेज भी ऐसे ही आने वाली है, कुछ लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जैसे अल्प विधान से आप क्या समझते हैं, कोई न्यून विधान लिख देगा। जैसे कि आपको बोल देता है सुरक्षा का सुरक्षित अंश पत्र को बंधक ऋण पत्र को समझाइए, नग्न ऋण पत्र को समझाइए, है ना, शुद्ध को बताइए, अशुद्ध को बताइए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा देता है, और जैसे घुमाता है वो सारी लैंग्वेज को घुमाना मैंने पहले ही आपको बता रखा। अदत्त याचना की जगह बकाया याचना लिख सकता है, अति विधान की जगह अधिकतम विधान लिख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को घुमाकर भी पूछ सकता है, सीधे सीधे भी पूछ सकता है, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछेगा तो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। समझ में आ रही है सारी बात आपको। इसके बाद ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव आज मैंने आपको भेजे ही थे, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव किस लेवल का आने वाला है। और मैं आपसे केवल एक ही बात शुरू से अंत तक बोल रहा हूं बेटा, मैं जुलाई से भी आपको एक ही बात बोल रहा हूं
ठीक है, जो बच्चे जुलाई से बात को नहीं समझ रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए। केवल अमित सर इतना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की होगी और फ्रॉड हमारे साथ नहीं किया होगा तो यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और जिन्होंने फ्रॉड किया भी है, ईश्वर करे उनका भी एग्जाम अच्छा ही जाए, कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे हो जाते हैं। जो बच्चों को मैंने ब्लॉक भी किया हुआ है या उनको मैंने बैच परचेज नहीं करने दिया या उनका पैसा मैंने रिफंड कर दिया, मुझे बिल्कुल उनसे प्रेम है, वो मेरे स्टूडेंट हैं, सदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मेरा प्रेम भी उसी तरीके से रहेगा। जिन बच्चों ने बैच नहीं भी लिया हुआ है वो भी मेरे अपने बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा आपकी मदद के लिए मैं प्रशस्त हूं, मैं ऑल टाइम फ्री हूं। जब भी आप करेंगे तो जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जरूरी नहीं है कि अमित सर से बात करने के लिए अमित सर का बैच लेना ही जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि अपनी एक टीम है जिसके लिए ये नियम होते हैं कि विदाउट पेमेंट के हम लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, प्लेलिस्ट नहीं सेंड करते हैं, ये अपना एक नियम है और जरूरी भी है। आप बताइए, अगर आप लोगों को हम लोग डेली 2-2 क्लास दे रहे हैं, घर बैठे सारी सुविधा मिल रही है, इंग्लिश और अकाउंट इतनी बेटर मिल रही है, तो अगर हमने 300 रुपया मांग ही लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि महीने के हम लोग 20 से 25 दिन जो भी क्लास है वो जरूर ले सकें, और अगर नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको भी हो जाती है कभी कभार, ठीक है। फिर भी ऐसा कोई महीना नहीं गया कि हम लोगों ने 20 से 25 दिन क्लास नहीं ली हो, कभी कभार जैसे इसी महीने नहीं होता, इसलिए मैंने 1 तारीख के लिए पेमेंट के लिए बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही कल हम लोग नए चैप्टर के बारे में शुरुआत करेंगे, अब आज क्लास यहीं पे बंद करेंगे, ठीक है। आपको टॉपिक समझ में आ गया। इसी तरीके से हर यूनिट में क्वेश्चन वाइज डिवाइडेड है, तो हर यूनिट का मैं वैसे भी बताऊंगा। अभी तो हम लोग जैसे ही खत्म करेंगे तो मैं आपको बाकायदा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ, 1-1, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे की क्लास लेकर के सॉल्व करवाने वाला हूँ। सर वो समय कब आएगा? बेटा वेट करो ना, जीवन में हर समय आएगा। अगर हमें सर ने कुछ भी बोला है तो जरूर कंप्लीट करेंगे, इतना एकदम याद रखना, ठीक है। याद रखना, एकदम 101% याद रखो। तो सब कुछ करवाऊंगा, कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, किस तरीके का क्या आएगा, ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा। बच्चा बिल्कुल भी परेशान मत हो, समझ पा रहे? कुछ भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिनकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है, वो अपना 1 तारीख को पेमेंट जरूर कर देंगे। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, आप जो भी उसको समझिए। हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है ऐसा बोलने में, इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, कोई हराम का पैसा नहीं मांग रहे हैं, है ना। हम लोग पूरी मेहनत का पैसा पूरे 25 से 26 दिन 1 महीने पढ़ाते हैं, जी जान से हमारी पूरी टीम लगती है आपको PDF बनवाने में, PDF भेजने में, आपको वीडियो डाल के आपको भेजने में, आपकी प्लेलिस्ट बनाने में, आपसे फोन से बात करके आपके सोल्यूशन को सॉल्व करने में। इसके बावजूद केवल आपसे 300 मांगा जाता है। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो देखना 1 तारीख को प्रॉब्लम बताने लगेंगी कि सर ये है वो है, यहाँ नहीं जा पाए, ये दुकान बंद है, वो दुकान बंद है। तो बेटा आप अपनी व्यवस्था पहले से करके बैठिए प्लीज, क्योंकि 1 तारीख को बिना बताए आप सभी लोग अपनी पेमेंट कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट रखिए और स्क्रीनशॉट डेट वाला रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे डेट वाला नहीं होगा तो हम लोग नहीं मानेंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस डेट का भी, बहुत सारे बच्चे जैसे पिछली बार हुआ था 1-2 बच्चों ने, हालांकि मैंने उनको टोका भी था, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जब पेमेंट कराए तो बिल्कुल आप फोन करके बात करें हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपकी तभी मानी जाएगी, ठीक है। और नए ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। और 1 तारीख के बाद अगर जिसने पेमेंट नहीं की, 1 तारीख के बाद अगर कोई पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो बच्चा, अभी इस बार लास्ट चल रहा है, अब आप समझ सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब मैंने अगर हाथ जोड़ के निवेदन किया, अगर आप में इतना सा भी, थोड़ा सा भी गट्स है अपने, अगर आप मुझे इतना सा भी, थोड़ा सा भी अगर मानते हैं कि मेरा शिक्षक अगर ऐसा बोल रहा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। ऐसे हर एक की एक प्रॉब्लम है, मेरी भी तो अपनी प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूंगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा चलो ठीक है, आपको रात्रि शुभ हो। कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। कुल मिलाकर के मूड़े हो आ गए ये चैप्टर, हम तुमसे बताइए 7 चैप्टर 8 चैप्टर प्रदर्शन पत्र संबंधी लेके अंश पत्र, वही एंट्री, वही प्रीमियम, वही बट्टा, वही सब कुछ। लेकिन आपको मजा बहुत आया होगा, कसम से बता रहा हूँ, मजा बहुत आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। चाहे अल्प विधान के सवाल हो, अति विधान के हो, आदत्य याचना के हो, चाहे वो प्रीमियम को, चाहे वो बट्टे के हो, ठीक है। तो चलिए आज रात की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हमारा अपना की मुलाकात हुई, कै बजे हुई, टाइमिंग 6 बजे होगा या तो शाम को 10 बजे होगा। क्लास जरूर हुई। कल से नई चैप्टर अपन पढ़ाओ कौन वाला, तो अपन पढ़ेंगे अवकाश ग्रहण, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मजा आई वह चैप्टर पढ़े में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। अच्छे से मेहनत करो। अब समय आ गया है कि सुबह उठ करके मेहनत जरूर करो 4 बजे से। मैं किसी दिन भी किसी भी लड़की या लड़के को 4 बजे कॉल करके और सडनली पूछ सकता हूँ कि बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं, और अगर कॉल नहीं उठा तो खींच के मारेंगे, यहीं से फोन से मारेंगे ना, तो वहां पे आपके गालों पे और आपके जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनके हाथों में लाल पड़ जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय एंड गुड नाइट। कल नया चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे, शायद का अवकाश ग्रहण। ओके बाय, क्लियर, चलो।